You are currently the only person in this conference. अलावा भी ग्राफ हो सकते हैं। जैसे मैंने एक लास्ट में क्वेश्चन दिया था वी वर्सेस एक्स। अब ये कोई जनरल ग्राफ नहीं है। हम लोग वी वर्सेस एक्स ग्राफ में अगर हम देखें कि स्लोप क्या बताता है तो कोई डीवी बाई डी एक्स का कोई ऐसा सिंगल सिग्निफिकेंस तो नहीं है। तो कुछ ग्राफ हमारे मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूमेरिकल उनसे बन सकते हैं, लेकिन ऐसे फिजिक्स में उसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होगा ये नहीं बोल सकते हम लोग। तो कल जो लास्ट क्वेश्चन था कि हम लोग को एक्सेलरेशन फिगर आउट करना था, लगभग वैसा ही क्वेश्चन एक बार एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स ग्राफ के बारे में पूछा जाता है। जैसे हमने एक्सेलरेशन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या होगा वो बताया था। अगर मान लो उसी क्वेश्चन को, क्योंकि ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए इसको करना जरूरी है। ये हमारा v वर्सेस x ग्राफ है, एंड दैट ग्राफ इज अगेन समथिंग लाइक दिस। ये दिया हुआ है v नॉट, ये दिया हुआ है x नॉट। क्वेश्चन का स्टेटमेंट कुछ ज्यादा नहीं है, बोल रहा है v वर्सेस x graph is given as shown. Draw A versus X graph for this. ये जो ग्राफ है जिस भी मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है उसी मोशन के लिए ए वर्सेस एक्स ग्राफ कैसा दिखेगा। एक्स पोजीशन हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, और वी हमारी वेलोसिटी है। हमको ए वर्सेस एक्स ग्राफ ड्रॉ करना है। इसके लिए हम देते हैं आपको 2 से 3 मिनट, 5 मिनट भी ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अच्छे से सोच के करना है। और इसके लिए आधा से ज्यादा हिंट कल दे दिया गया है। कल आप लोग का टेस्ट है, और
पूरा मेरा प्लान था आने का, बट अनफॉर्चुनेटली कल क्लासेस शेड्यूल्ड है मेरी, कल हम आ नहीं पाएंगे। तो इसलिए कल की टेस्ट ऑनलाइन ही देनी पड़ेगी आपको। उसमें अब बात है, पर तो पहले ही अपलोड कर दूंगा, आज रात को या कल अर्ली मॉर्निंग अपलोड कर दूंगा। लेकिन वो पासवर्ड जो है, उस वो जो फाइल है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी, और पासवर्ड आपको 2:30 बजे, कल एक बार बता दो हम लोग, मतलब क्या शेड्यूल है आप लोग का, आकाश का कोई एंगेजमेंट है या नहीं है, तो हम लोग 2 बजे या 2:30 बजे इस तरह से पासवर्ड ग्रुप में डालेंगे। सब सारे बच्चों को OMR भेज दी जाएगी, और नेक्स्ट टाइम से मैं कुछ OMR जब आऊंगा तो सारे बच्चों को OMR दे दूंगा 5-5 ऐसे। इस बार तो आपको प्रिंट करके रखना पड़ेगा, एक मैक्सिमम एक, कोई बच्चा प्रिंट करके जेरोक्स करा ले तो भी चलेगा, हो पाए तो ठीक, अदरवाइज पेज पर ही करना। तो करना क्या है बेसिकली, कि आपको एक टाइम पर ही सारे बच्चे पेपर अटेम्प्ट करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। जब आपको पासवर्ड डाला जाएगा, ग्रुप में शेयर किया जाएगा, उसी समय सबको वो फाइल ओपन करनी है। 1.5 घंटे में टेस्ट देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 2:30 बजे शेयर किया, 2:30 से 4 का मैंने सोचा है टेस्ट के बारे में, तो 2:30 से 4 सारे बच्चे अपने अपने जगह पर बैठ के टेस्ट देंगे, और 4:05 पर OMR की पिक पर्सनल चैट में मेरे को व्हाट्सएप पर आनी चाहिए। 4 बजे टेस्ट खत्म होगा आपका, आप तुरंत उसका एक स्नैप लीजिए, जो भी हुआ है जितना हुआ है। फिर भी हमने 5 मिनट एक्स्ट्रा करके दे रहे हैं क्योंकि कोई बच्चा एकदम से टाइम से ज्वाइन नहीं किया या जो भी। 4:05 तक मेरे को OMR की पिक आनी चाहिए। आपको तुरंत उसी का एक फोटो लेना है और सेंड कर देना है। बाकी आंसर की जब हम शेयर करेंगे तो आप उसको चेक करके क्या मार्क्स आया नहीं आया वो तो आप कैलकुलेट करेंगे ही, लेकिन OMR की पिक आप तुरंत तुरंत भेज देंगे, तो इससे पता चलेगा कि आपने वो टाइम में ही दिया है टेस्ट, और आपने जितना करना था उतना ही किया है, बाद में उससे कुछ एडिट नहीं हो रहा है, बस ये इंश्योर करने के लिए। उसके बाद फिर आप आंसर की से मैच करके स्कोर कितना करेक्ट हुआ कितना रॉन्ग हुआ वो बता सकते हैं। तो ये टेस्ट तो अपना ऑनलाइन ही हो पाएगा, क्योंकि अगर हम सोच रहे हैं कि अगले वीक तक रुके तो वो बहुत लेट हो जाएगा, फिर मोशन इन 2D हम लोग को स्टार्ट करना है, इसलिए कल तो टेस्ट होगा ही, जो ऑफलाइन होना था वो ऑनलाइन होगा। मे बी आई विल विजिट अमरावती नेक्स्ट वीक। इस वीक का थोड़ा सा सिलेबस का इशू फंस रहा है, इसलिए मेरे को छुट्टी नहीं मिल पा रही। एनीवन एबल टू डू दिस ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स ग्राफ किसी ने ड्रॉ किया? देखो ये थोड़ा मुश्किल है, ऐसे नहीं बोलेंगे कि एकदम से आसान है, नहीं आसान तो नहीं है। जब भी इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आए, ये तो खैर स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत बार नीट में एकदम अच्छे लेवल पर पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन अगर आए ग्राफ के, और हमसे पूछा जाए कि ग्राफ कौन सा होगा, ABCD चारों में एक एक ग्राफ दिया हुआ है, और ये जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं, मतलब ऐसा नहीं कि ग्राफ के चैप्टर में, काइनेमेटिक्स के चैप्टर में, ग्राफ के क्वेश्चन हर चैप्टर में बनते हैं, तो हम ग्राफ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें? अगर हमको पूरे कॉन्फिडेंस से करना है तब तो हमको बहुत कुछ चीजें आनी पड़ेंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन फिर भी अगर मान लो हमको बहुत कुछ नहीं आता है तो भी हम थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। ग्राफ के क्वेश्चन में इलिमिनेशन बहुत ज्यादा वर्क करता है। इलिमिनेशन, जैसे 4 ऑप्शन है तो उसमें ऑप्शन इलिमिनेट करो, रादर देन कि कौन सा आंसर होगा, ये सोचने से अच्छा है कौन सा नहीं हो सकता है उसको हटाते जाओ। और ये सब कैसे हटेंगे? तो सबसे पहली बात ये सोचना होता है कि ग्राफ को स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए।
एक दो ग्राफ ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो कंडीशन है, ये जो क्वेश्चन है, इसमें ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, सिर्फ इतना अपने को पता चल जाए तो अगर चार में ऑप्शन दिया रहता तो उसमें से एक दो एलिमिनेट होते ही होते। दूसरी बात, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व होगा, अगर हम इतना भी डिसाइड कर पा रहे हैं तो भी एक दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। और इस तरह से धीरे धीरे धीरे, हमने इक्वेशंस भी नहीं बनाए, हमने कुछ नहीं किया, फिर भी हम बहुत जल्दी आंसर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि चार में से तो एक ऑप्शन है ही। हर बार हम पूरा इसको सॉल्व करें, इक्वेशन बनाए और ऐसा करके हम लोग ग्राफ प्रिडिक्ट करें, ये जरूरी नहीं होता। लेकिन हमने इसमें कुछ भी नहीं दिया आपको, तो ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह हो गया और इसमें तो करना ही पड़ेगा। हमको ए वर्सेस एक्स ग्राफ ड्रॉ करनी है। तो कल आपको बताया था कि ये जो ग्राफ है वी वर्सेस एक्स, ये एक जनरल ग्राफ नहीं है, इसका स्लोप हमारे लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देता। लेकिन अगर इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये फिर हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन के दो रिजल्ट हमने आपको बताया था। एक तो बताया था डीवी बाई डी टी, इससे हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, और दूसरा था वी डीवी बाई डी एक्स। dv by dx, this is the given graph, slope of the given graph. अब स्लोप निकालने का भी, जैसे कल हमने बताया था कि जब भी ऐसा सिचुएशन आता है कि कोई लाइन ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो हम क्या करते हैं, हम इस एंगल का tan थीटा निकालते हैं और एक माइनस लगा देते हैं। कल भी हमने निकाला था, वापस हम निकाल रहे हैं। जैसे मान लो ये एंगल है अल्फा, तो tan अल्फा अगर तुम देखोगे तो ये हो जाएगा सिंपली v नॉट बाई एक्स नॉट। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये स्लोप नहीं है, दिस इज नॉट स्लोप। ये इस एंगल का tan है, हमको इस एंगल का tan निकालना है, और ये अगर अल्फा हमने लिया है तो ये 180 माइनस अल्फा है। और हमको स्लोप जो चाहिए वो tan ऑफ 180 माइनस अल्फा चाहिए। और बहुत सारे बच्चे जो ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्फिडेंट हैं, 180 माइनस अल्फा पता है उनको कि माइनस tan अल्फा होता है। लेकिन जो नहीं है, मान लो ये जिसको नहीं पता, वो सीधे tan अल्फा निकाल के एक माइनस लगा देगा। तो यही हो रहा है, देखो, माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट। तो वेलोसिटी, आई मीन स्लोप तो आ गया, लेकिन ये वेलोसिटी का क्या करें। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जैसे कल हमने कहा था कि एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमको एक्सेलरेशन बताइए, तो अपने एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए v का वैल्यू निकाल दिया था। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं चाहिए, हमको यहाँ पर फंक्शन चाहिए। वी वांट एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, और एक्सप्रेशन अगर आएगा तो हम उससे ग्राफ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसलिए वी डोंट नीड अ वैल्यू फॉर v फॉर अ पर्टिकुलर डेटा। यानी कि हमको इस लाइन का, ये जो v वर्सेस x ग्राफ दिया हुआ है, इस लाइन का इक्वेशन लेना पड़ेगा। अब इस लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये सारी चीजें ग्राफ वाले डिस्कशन में पहले बताई गई हैं, लेकिन ये सारी बातें एक बार में दो बार में समझ नहीं आती, बच्चों को बहुत टाइम लगता है। जैसे अगर हमारा कोई स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं ग्राफ के इक्वेशंस लिखने के। अगर ऐसा कोई ग्राफ है जो एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पर और वाई एक्सिस को बी पॉइंट पर कट कर रहा हो, और ये वाई वर्सेस एक्स ग्राफ की बात मैं कर रहा हूं, और इस लाइन का, ये लाइन ऊपर तक जा सकता है और ये नीचे तक जा सकता है। इस लाइन का इक्वेशन हमने लिखना सिखाया था, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई, जहां पर एक्स को कट कर रहा है ए पॉइंट पर, यानी ये ए कॉमा जीरो पॉइंट है और ये जीरो कॉमा बी पॉइंट है, जीरो कॉमा बी। तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये हो जाता है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हम और कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हमारे लिए उतना कंसर्न अभी नहीं है। लेकिन अगर जहां तक इक्वेशन लिखने का बात है तो यही हो गया इक्वेशन। जहां जहां वो एक्स को कट कर रहा है, मतलब जहां एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उससे डिवाइड कर देंगे एक्स को, जहां वो वाई एक्सिस को कट करे उससे डिवाइड। अभी ये पॉजिटिव में कट कर रहा है दोनों को, इसलिए और भी दोनों पॉजिटिव है। अगर मान लो लाइन कुछ उल्टा उधर से होता तो एक वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, तो माइनस पुट करते।
तो दिस इज अ नॉर्मल वे, सर बहुत सारी बातें बताई गई हैं ग्राफ वाले डिस्कशन में, यू कैन सी। यही अप्रोच हमको यहाँ पर भी लेनी चाहिए। एक तरफ v है और एक तरफ x है, और यहाँ पर a और b जो है वो x नॉट और v नॉट है। x नॉट और v नॉट वेरिएबल नहीं है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चे ध्यान नहीं देते। x में और x नॉट में फर्क है। x एक वेरिएबल है, x नॉट एक पर्टिकुलर डेटा है। उसी तरह से v वेरिएबल है, v नॉट एक पर्टिकुलर डेटा है। तो v नॉट और x नॉट दे आर नॉट लाइक वेरिएबल्स, दे आर लाइक कांस्टेंट वैल्यूज, 10 5 ऐसा। तो उसी तरीके से अगर हम जो क्वेश्चन गिवन है उसके लिए उस लाइन का इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो बहुत आसानी से लिख सकते हो v बाई वी नॉट प्लस x बाई एक्स नॉट इज इक्वल टू 1। लेकिन हमको इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, हम इसको v का वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो कुछ ऐसा कर सकते हो, v बाई वी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस x बाई एक्स नॉट, और लास्ट स्टेप v इज इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस x बाई एक्स नॉट। ये हो गया हमारा वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी किसी भी x फंक्शन के लिए आ गया। अगर हम x का वैल्यू जो भी पुट करते, जैसे कल हमने x का वैल्यू निकाला था at x by 4, you simply put x is equals to x by 4 in this expression and you will get velocity at that position। तो एक जनरल एक्सप्रेशन ये आ गया, किसी भी x के लिए हम यूज कर सकते हैं। नाउ वी कैन सी वी हैव dv by dx एज वेल। ये हमारा माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट, ये dv by dx है, और ये भी आ गया। अब हम सीधे सीधे एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं। चलो, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाई dx। मैं जानबूझ के डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन दे रहा हूं ताकि ये क्वेश्चन तो दिमाग में रही, कंफ्यूजन भी ना लो। तो v का वैल्यू हम लिख सकते हैं v नॉट 1 माइनस x बाई एक्स नॉट इंटू, ये हमारा माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट है, डीवी बाई डी एक्स, उसको भी पुट करो माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट। अब ये माइनस और ये वी नॉट, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। अभी भी हमको ग्राफ बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं हो रहा है, ध्यान से समझते रहो। सो माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट 1 माइनस एक्स बाई एक्स नॉट। इसके बाद जब हम लिखेंगे ना तो चीजें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। तो ये माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट प्लस वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट स्क्वायर इंटू एक्स। अब जैसे मैंने बताया था, ये हमारा एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। ये जो वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट है, ये कांस्टेंट है। इफ यू सी, दिस इज अ कांस्टेंट, इससे कुछ भी वेरिएबल नहीं है। वी नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू था, एक्स नॉट एक कांस्टेंट स्क्वायर, बस ये कांस्टेंट है। सिमिलरली ये भी एक कांस्टेंट है। ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं, मतलब कायदे से देखा जाए तो माइनस, ये इसके बदले एक कांस्टेंट डाल देंगे लेट से a, और इसके बदले एक कांस्टेंट डाल देंगे लेट से b, और a भी मत डालो क्योंकि a एक्सेलरेशन ऑलरेडी है, तुम कुछ और ले लो, आप सी डी ले लो। तो इसके बदले हमने डाल दिया c माइनस सी, प्लस इसके बदले हमने डाल दिया m। तो अगर देखोगे तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, a इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, ऐसा करके एक स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। x का पावर है 1, तो x का पावर जब 1 होता है तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है, और ये c, और अगर माइनस इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट, और ये निगेटिव है। इतना हमने जैसे ही सोचा तुरंत हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। क्या होगा, ये अगर हमारा a वर्सेस x ग्राफ है तो माइनस सी, अब जो भी वैल्यू होगा, ये माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट वही भी ले लेंगे, ये माइनस नीचे की तरफ होगा, इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। यहाँ पर वो ए साइड में होगा, और ये वैल्यू हो जाएगा माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट।
और स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए। दिस होल v इज नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट स्क्वायर इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो स्लोप पॉजिटिव रखने के लिए अपने को ऐसा, ये ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है, एंगल छोटा लेस देन 90 डिग्री है, तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा होगा। दिस इज हाउ द ए वर्सेस एक्स ग्राफ विल लुक लाइक। हाउ मेनी ऑफ यू जिन्होंने भी हैंड रेज किया था, कितने लोगों का ये ग्राफ आया है? ए हाँ वर्सेस सर, एक्स यही ग्राफ है। यही आया। वेरी गुड, वेरी गुड। और कितने बच्चों ने हैंड रेज किया था? आई एम नॉट सेइंग दिस क्वेश्चन इज इजी, ये क्वेश्चन आसान नहीं है, बट इस बात से भी इनकार नहीं है कि क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। तो हमको ये करने तो आना ही पड़ेगा, और इसमें कोई वेरिएशन नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन जो है, ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें कुछ चेंजेज हो। लगभग यही क्वेश्चन, डेटा चेंज हो सकता है, वी नॉट और एक्स नॉट की जगह 3-4 डेटा दिया जा सकता है, और इसमें हमको बहुत सारा काम करना पड़ा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ी है, लेकिन वो सारी चीजें पहले बताई गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो पहले नहीं बताया गया, बस हमने सबको क्लब किया है, और ये उसका नतीजा है कि हमारा ग्राफ रेडी हो गया। एनीवन स्टिल हैव एनी डाउट? दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन अगर लगता है तो पूछ सकते हो। चलिए, तो v वर्सेस x, ये भी एक ग्राफ हमने देख लिया, और इस ग्राफ को किस तरीके से यूज करना है। याद रखना कि जब भी v वर्सेस x ग्राफ आएगा ना, तो तुमको एक्सेलरेशन पर ही कमेंट करने के लिए बोला जाएगा। आपको कोई डिस्प्लेसमेंट और ये सब चीजें ज्यादा नहीं पूछी जाएंगी, क्योंकि अगला बस तुमसे यही करवाना चाहता है कि तुम स्लोप निकाल लो, तुम वेलोसिटी निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज व्हाट दे वांट। कभी भी v वर्सेस x ग्राफ अगर दिखेगा ना, तुम क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, वो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन पर ही कमेंट करने बोलेगा, और वो हम कर सकते हैं। हमने कल भी एक क्वेश्चन किया, आज भी एक क्वेश्चन किया। हाँ बोलिए। सर वो वी नॉट वन बाय एक्स वाला स्टेप से बताइए ना एक बार। वी नॉट, एक बार स्लाइड नीचे करिए। ये वाला, ये तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमारा आ गया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये हमने वेलोसिटी को एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकाल दिया, एंड दैट इज द इक्वेशन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन गिवन इन द क्वेश्चन। और यहाँ पर हमारा वेलोसिटी और स्लोप दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना था, तो वेलोसिटी आ गया था, स्लोप आ गया था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ओके सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी 2 सेकंड। हम्म, नहीं तो ये क्या है, ये हमने इसी ग्राफ, जो ग्राफ दिया गया था ना, उसका इक्वेशन ड्रॉ किया, उसका इक्वेशन बनाया, ताकि वेलोसिटी एक्स के साथ कैसे वेरी हो रहा है ये हम निकाल सके। और इक्वेशन सिंपल कॉन्सेप्ट पहले भी ग्राफ में सिखाया था, अभी भी दोबारा सिंपल तरीके से इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और भी जैसे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का एक बहुत बार क्वेश्चन ऐसा आता है, और बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन इसे कंफ्यूजन मैंने देखा है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। जैसे 4 ग्राफ दिए गए हैं, ध्यान से देखो, और चारों एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, एक ग्राफ दिया गया है ऐसा, दूसरा ग्राफ दिया गया है ऐसा, तीसरा ग्राफ दिया गया है ऐसा, और चौथा ग्राफ इस तरीके से।
अब मान लो आपसे पूछा गया कि इन चारों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ वेलोसिटी कीप ऑन इंक्रीजिंग डिपिक्ट कर रहा है। इन चारों ग्राफ में से कौन कौन से ग्राफ या कौन से ग्राफ वेलोसिटी कीप ऑन इंक्रीजिंग इस बात को डिपिक्ट कर रहा है। दो बच्चों ने हैंड रेस किया है। श्रावणी, श्रावणी चौधरी, बताइए। सर शायद फर्स्ट और थर्ड। ओके, और भी आंसर लेने पड़ेंगे। समृद्धि, आप बताएं। सर फर्स्ट। ओके, कृष्णा, आप बताएं। सर फर्स्ट और सेकंड। ओके, चाची आप बताएं। सर फर्स्ट। चैतन्य आप बताएं। सर फर्स्ट और थर्ड। अनुश्री आप बताएं। सर मुझे भी फर्स्ट और सेकंड ही लग रहा है। कृतिका, सर फर्स्ट और थर्ड। मल्हार, सर सारे। आद्या, सर मुझे भी सारे ही लग रहे हैं। देखो ये कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अभी भी इस क्लास में सोचो तुम लोगों ने एक बार पढ़ लिया है पूरा टॉप कॉन्सेप्ट, मोशन इंक्लूड ही कर रहे हो, बावजूद इसके ये क्वेश्चन ने परेशान कर दिया। करेक्ट आंसर इज ऑल। अब क्या होता है, बच्चे ग्राफ के स्लोप को देखने लगते, ग्राफ के वैल्यू को देखने लगते। वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए हमको एक्सेलरेशन का पॉजिटिव होना जरूरी है, बस। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर एक्सेलरेशन निगेटिव है तो वेलोसिटी घटेगी। अब मेरे को चारों में से कोई भी ऐसा एक ग्राफ बता दो जिसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू निगेटिव है। जितने देर के लिए हमने ग्राफ ड्रॉ किया है उसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू निगेटिव किसी भी ग्राफ के लिए है क्या? एक्सेलरेशन का वैल्यू निगेटिव तो तब होता ना जब ये ग्राफ टी एक्सिस के नीचे चला जाता। इसमें किसी में भी ग्राफ टी एक्सिस के नीचे नहीं गया, ऊपर ही है। ओ, ये जो पहला ग्राफ है जिसको सारे बच्चों ने लगभग पकड़ लिया, नो डाउट कि इसमें एक्सेलरेशन पहले भी पॉजिटिव था और एक्सेलरेशन और बढ़ा रहे, बहुत अच्छी बात है, इसमें तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन इसमें भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव था और एक्सेलरेशन को घटा रहे हैं हम, लेकिन निगेटिव नहीं हो रहा है ये। अभी भी एक्सेलरेशन यहाँ पर भी पॉजिटिव ही है, बस पहले ज्यादा था, अब थोड़ा कम एक्सेलरेट हो रहा है। एक्सेलरेशन को कम ज्यादा किया है बट एक्सेलरेशन निगेटिव नहीं हुआ है। यहाँ पर तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही हो गया, तो वेलोसिटी तो बढ़नी है। ये तो मतलब इसमें कहीं डाउट ही नहीं होना चाहिए कि उसमें क्यों नहीं बढ़ेगा। तो इसमें तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो नो डाउट वेलोसिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। लेकिन अगर एक्सेलरेशन घट भी रहा है तो निगेटिव तो नहीं हुआ ना यार। और जब तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तब तक वेलोसिटी कीप ऑन इंक्रीजिंग। इसलिए चारों ग्राफ भले तुमको देखने में ऐसा लग रहे हो कि ये बढ़ेगा इसमें घटेगा इसमें, लेकिन ये चारों में एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड दैट्स व्हाई इन ऑल द फोर ग्राफ्स वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। घटने की बात तब आएगी जब कोई भी ग्राफ में हम इस तरह का ड्रॉ करते हैं। ध्यान से देखो, हमारा ये ए वर्सेस एक्स ग्राफ जो है वो टी एक्सिस के नीचे जाता है, ए वर्सेस एक्स। तो ये अगर कुछ ऐसा चला जाता, ऐसा ये नीचे का पार्ट आ गया, ये निगेटिव, एक्सेलरेशन को निगेटिव कर दिया क्योंकि एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया, और एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया तब वेलोसिटी घटनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ऊपर में ये कितना भी ऐसे 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 हो रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही है, बस वैल्यू चेंज कर रहा है अपना, हो रहा है कम हो रहा है तो ज्यादा हो रहा है, और एक्सेलरेशन लगा रहे तो वेलोसिटी कम नहीं हो सकती, हमेशा बढ़ेगी बढ़ेगी। तो ये एक ऐसा जो बहुत बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसमें अब कंफ्यूजन पालने की जरूरत नहीं। आई बात समझ में?
क्लियर है सबको? अब एक क्वेश्चन देखिए, ये हमारा दो इलास्टिक वॉल है। तो सबसे पहले तो अभी इलास्टिक वॉल क्या होता है ये सब नहीं पढ़ा है, तो पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। इलास्टिक वॉल ये बहुत सारे क्वेश्चन में मेंशन रहता है। इलास्टिक वॉल क्या होता है, इसका मतलब मान लो ये एक दीवार है और जनरली कोई भी बॉडी इससे जब टकराता है, फॉर एग्जांपल ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ये 10 मीटर पर सेकंड भी हो सकती है या फिर इससे कम भी हो सकती है, ज्यादा तो नहीं होगा। ज्यादा वाला ज्यादा भी हो सकता है, रियल लाइफ में ज्यादा भी होता है, लेकिन वो चीज हम लोग नहीं पढ़ते। हम लोग अपने डिस्कशन में 10 या उससे कम, जैसे 8 मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, 6 मीटर पर सेकंड भी हो सकता है। टकराने के बाद ये रिबाउंड ना करे, गिर जाए, वहीं पर ऐसे गिर जाए, वैसा भी हो सकता है। जैसे गुथा हुआ आटा, क्ले जो उसको बोलते हैं, क्ले, क्ले को दीवार पर मारोगे तो वापस रिटर्न होके आएगा? नहीं, वो वहीं पर चिपक जाएगा या फिर वहीं पर नीचे गिर जाएगा। तो रिटर्न किस वेलोसिटी से आ रहा है ये डिपेंड करता है मटेरियल पर, वॉल पर। इलास्टिक वॉल का मतलब है कि जितनी स्पीड से इसने हिट किया उसी स्पीड से रिटर्न होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, तब उसको बोलते हैं इलास्टिक वॉल। इन सारे केसेस में दिस इज नॉन इलास्टिक वॉल्स। इसका भी केस क्वेश्चन बनता है, लेकिन अभी हमारा ये जो दोनों वॉल है ये इलास्टिक वॉल्स है, और बीच में कहीं हमने एक बॉडी को वी नॉट वेलोसिटी से थ्रो किया है। सेपरेशन की बात की जाए तो ये डिस्टेंस भी अपन मान लेंगे L, और ये डिस्टेंस भी अपन मान लेंगे L, ठीक है ना? और वी नॉट, दोनों वॉल इलास्टिक है, बोथ द वॉल्स आर इलास्टिक। तो आपको क्या करना है, ड्रॉ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन। ये जो मोशन हो रहा है इसके लिए v वर्सेस t ग्राफ ड्रॉ करना है, और नॉर्मल कन्वेंशन हमारा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव एंड बैकवर्ड डायरेक्शन निगेटिव, ये हमको इंश्योर करना है। और अगर हो सके तो xt ग्राफ भी आपको ड्रॉ करना है इस मोशन के लिए। चलिए, इत्मीनान से, बिल्कुल परेशान होके कोई भी काम करोगे बहुत दिक्कत तकलीफ जाएगा। सोचो, जितना कुछ पढ़े हो खंगालो, और तब कोशिश करो ड्रॉ करने का, क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट माना जाता है काइनेमेटिक्स का, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे ही हमने इसको सबसे लास्ट में पढ़ाने के लिए नहीं रखा था। सर मोशन में वो टाइम मतलब इनफाइनाइट मोशन है ना, मतलब हाँ, वो मोशन लगातार चले जा रहा है। जैसे देखो, दीवार से टकराएगा, फिर वापस आएगा, फिर इस दीवार से टकराएगा, फिर वापस आएगा, एंड यू कीप ऑन डूइंग। तो हमको ग्राफ में एक पैटर्न टाइप का आएगा। अब हमको इनफाइनाइट टाइम तक ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हमको एक पैटर्न समझ लेना है और फिर वही रिपीट होगा, ऐसा समझ के मतलब मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सारे टाइम के लिए तो नहीं कर सकते, ये पूरे टाइम के लिए मोशन चल रहा है। नुपुर, माइक काम कर रहा है बच्चे आपका? ग्रीन तो हो रहा है यार, फिर क्यों आवाज क्यों नहीं आ रही, हमको नहीं समझ आ रहा। आप माइक जब ऑन कर रहे हो ना तो आपका ग्रीन हो रहा है, मतलब ओके। मल्हार ने हैंड रेस किया है,
बाकी बच्चे भी एक बार कोशिश करें। गुड। अब देखो क्या उनके लिए एक मैं देता हूँ। पूरे दौरान और ये जो कोलाइड हो रहा है, कोलिजन हो रहा है दीवार के साथ, जो वो टाइम नेग्लिजिबल मानते हैं हम लोग। जैसे दीवार से टकराया, टकराने में कितना टाइम वेस्ट हुआ ये नेग्लिजिबल मानते हैं। मानते हैं कि एकदम से सडन चेंज होता है। क्या क्या हमारा पूरा मोशन, अगर मैं स्पीड की बात करूं, तो कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है चाहे हम कितने भी देर के लिए बात करें? क्या पूरे मोशन के दौरान स्पीड कांस्टेंट है? हाँ तो अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ना होके स्पीड टाइम ग्राफ होता तो बहुत सिंपल होता, कुछ करना ही नहीं। जब उसका स्पीड चेंज ही नहीं हो रहा तो v वर्सेस t ग्राफ अगर ड्रॉ करना हो, स्पीड वर्सेस टाइम, तो पूरे टाइम के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। मैं क्या बोल रहा हूं? हमने कहा कि दोनों वॉल इलास्टिक है और टकराने के पहले और टकराने के बाद स्पीड सेम होती है। बस अगर इतना हमको समझ में आता है तो अगर हमसे स्पीड टाइम ग्राफ पूछा गया होता, जो कि हमने नहीं पूछा है, बट फिर भी एक हिंट की तरह काम करेगा ये स्पीड टाइम। तो ऐसा हमने एक स्पीड के लिए बना लिया, ऐसा हमने एक टाइम के लिए बना लिया। दिस इज योर स्पीड, दिस इज योर टाइम। अब इसे प्लस माइनस तो होगा नहीं। तो जब तक ये दीवार से नहीं टकराता और कितने देर के बाद टकराएगा ये भी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। यू कैन इजिली फिगर आउट L बाई वी नॉट, इतने टाइम के बाद टकराएगा। इसके टकराने के बाद फिर से कितने टाइम के बाद दीवार को टकराएगा, तो ये अगर उसको मैं T1 से डिनोट करूं, ये T0 से डिनोट कर लो, इसको T1 से डिनोट करो तो ये हो जाएगा 2L बाई वी नॉट। उसके बाद 2L बाई वी नॉट। तो ये हमारे अलग अलग ड्यूरेशंस है जिसमें कोलिजन्स होंगे। पहला कोलिजन L बाई वी नॉट टाइम के बाद होगा, दूसरा 2L बाई वी नॉट के बाद होगा, तीसरा उसके 2L बाई वी नॉट के बाद होगा, एंड सो ऑन। अब ये 2L बाई वी नॉट 2L बाई वी नॉट आता जाएगा। तो ये टाइम का भी हमको जरूरत पड़ेगा। अब कितने भी टाइम के बाद कोलिजन हो, कोलिजन के पहले फॉरवर्ड वेलोसिटी थी तो पॉजिटिव ही लेना है हमको, और जब टकराने के बाद, ये हमारा टकराने से पहले का बात है, और ये हो गया L बाई वी नॉट। लेट्स अज्यूम दिस। लेकिन टकराने के बाद वेलोसिटी रिवर्स हुई, लेकिन नेगेटिव तो होता नहीं है, तो अपने को यही ग्राफ आगे प्लॉट करते चलो। अब कहीं पर ये दूसरा कोलिजन हुआ L बाई वी नॉट के 2L बाई वी नॉट टाइम के बाद, मतलब ये 3L बाई वी नॉट, और स्पीड कितनी है वी नॉट। फिर उसके बाद 5L बाई वी नॉट आता जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पीड टाइम ग्राफ में हमको ज्यादा तकलीफ नहीं है, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में थोड़ा फर्क है। पॉजिटिव को पॉजिटिव और निगेटिव को निगेटिव ड्रा करना होगा, और वेलोसिटी कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड वाइज। तो अगर इतना सब कुछ समझ में आता है तो यू कैन इजिली ड्रॉ अ ग्राफ समथिंग लाइक दिस। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, इसलिए नीचे हमने ड्रॉ किया। पहला जो पार्ट है ग्राफ का, नो डाउट वी नॉट, और ये जो टाइम है ये बिल्कुल सिमिलर L बाई वी नॉट, बिल्कुल सेम है। लेकिन टकराने के बाद वेलोसिटी का निगेटिव होना, आपको ग्राफ को नीचे लेके जाना पड़ेगा लाइक दिस। ये हो जाएगा माइनस वी नॉट, और ये कितने देर के लिए रहेगा? अगले 2L बाई वी नॉट टाइम के लिए, मतलब 3L बाई वी नॉट। फिर से टक्कर होगी और फिर से वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। अब इस बार फिर से वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी, फिर अगले 2L बाई वी नॉट टाइम के लिए ये फिर से पॉजिटिव होगी। तो अगर तुम इसको
ड्रॉ करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 5L/V0। अब इसके बाद फिर से ऐसा एंड सो ऑन। अब ये रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। कितने बच्चों ने वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ सही ड्रॉ किया? गुड, वेरी गुड। तो इस तरीके से इतने सारे बच्चों ने अगर किया है तो मतलब कुछ तो समझ आया है। तो ये सब चीजें अब हमको समझ आनी चाहिए। अब बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, या फिर हाँ पोजीशन टाइम ग्राफ ही बोल लो। एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करना है, पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पोजीशन के लिए अपने को एक रेफरेंस पोजीशन की जरूरत पड़ेगी। मान लो कि जहां पर बॉडी है वही हमारा ओरिजिन है, दिस इज आवर ओरिजिन। और पोजीशन टाइम में स्लोप का ध्यान रखना है, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। जितने देर के लिए वेलोसिटी पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव होना, जितने देर के लिए वेलोसिटी नेगेटिव है स्लोप नेगेटिव होना, ये चीज ध्यान रखना है। और इसके लिए ये जो ग्राफ हमने बनाया है v वर्सेस t, ये ग्राफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं यहां पर पोजीशन x वर्सेस t ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं। x वर्सेस t ग्राफ है, और कहीं ना कहीं L और -L यहां पर मार्क कर दिए जाए। ये L है और ये -L, ये मार्क करना पड़ेगा। अब ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? तो देखो, पोजीशन इनिशियली जहां पर बॉडी था वही हमने 0 ले लिया, स्टार्ट होगा। और कहां से स्टार्ट? और पहले तो फर्स्ट पार्ट तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब स्लोप को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, और कांस्टेंट वेलोसिटी है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा ही होगा। इतनी सारी बातें दिमाग में चलती हैं एक अच्छे स्टूडेंट के। ऐसे लाइन ड्रॉ नहीं करने होते, बहुत सारा बात बैक एंड में सोचना पड़ता है। अब जो बच्चे इतना सारा कुछ पहले दिन नहीं सोच रहे तो इसका यही मतलब माना जाएगा कि या तो उन्होंने मैथ्स वाली क्लास में थे ही नहीं, और उन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा ध्यान से, और अगर थे भी तो भी वो भूल चुके हैं, क्योंकि इतनी सारी बातें सब कुछ बताया गया है, एवरीथिंग। बट ये है कि वो मैथ से बताया गया है, यहाँ पर यूज हम फिजिक्स में कर रहे हैं, तो अब एक कनेक्शन बनाने की जरूरत है। और ये कभी नहीं हो सकता कि जब ग्राफ की जरूरत पड़े तो ग्राफ के सारे बेसिक उसी दिन डिस्कस किए जाए। ऐसा अगर होगा तो ग्राफ का टॉपिक कभी किसी चैप्टर में खत्म ही नहीं होगा। ग्राफ का बेसिक एक बार डिस्कस किया जाता है कि भाई ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अब जहां जहां ग्राफ आएगा उसके यहाँ फिर से स्ट्रेट लाइन ग्राफ को ऐसे ड्रॉ करते हैं, पैराबोलिक ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा कनकेव अपवर्ड, ये सब इतना टाइम किसके पास होगा? और ये सारी बातें एक एवरेज स्टूडेंट के लिए दिमाग में नहीं रहती, इसलिए रिकॉर्डेड वीडियोस है, इसीलिए नोट्स है कि हम बार बार उसको रेफर करें। जब तक हमारा ग्राफ पर पकड़ नहीं मजबूत होता, ये सारे बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ, ग्राफ पर जब तक अपना ग्रिप नहीं बनता तब तक ग्राफ के वीडियोस और ग्राफ के क्वेश्चन, ग्राफ के तरीके ये सीखते रहने, क्योंकि फिजिक्स में ग्राफ पीछे छोड़ेगा ही नहीं। अगर इसी चैप्टर पर टेस्ट में, एग्जाम में क्वेश्चन बने तो कम से कम 8 क्वेश्चन AITS में ग्राफ के रहेंगे, 8, उससे भी ज्यादा। तुम ग्राफ से बच नहीं पाओगे, और जितना बचने की कोशिश करोगे उतना ही उलझते जाओगे। तो इससे बढ़िया है कि उसको एक्सेप्ट करो कि भाई ये होता है और इसको अपने को करना है, तब जाके बात बनेगी। तो स्लोप पॉजिटिव होना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होना, ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट होना, ये सारी चीजें लेकर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं लाइक दिस। ये L पर आया, और ये T जो है, मैं जितना डिस्क्रिप्टिव बना रहा हूं जानबूझ के बना रहा हूं ताकि तुम लोग को एक एक पॉइंट क्लियर हो। ये वो टाइम है जब उसने L डिस्टेंस कवर किया और L पॉइंट पर आया। उसके बाद वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया, वेलोसिटी रिवर्स हो गई, तो स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ रहेगा, लेकिन अब स्लोप नेगेटिव होना चाहिए और पोजीशन घट भी रहा है। इन सारी बातों को ध्यान दोगे कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। और कहां तक? ये जो टाइम है ये दूसरा कोलिजन का टाइम है, ये हमारा 2L/V0 है जब ये ओरिजिन पर दोबारा आएगा, और ये हमारा 3L/V0 हो गया जब दोबारा टक्कर होगी।
और उसके बाद फिर से वेलोसिटी पॉजिटिव, तो वेलोसिटी पॉजिटिव तो ग्राफ कुछ ऐसा, फिर से ओरिजिन पर आएगा, फिर से आगे जाएगा, एंड दिस विल कीप ऑन हैपनिंग। ये 4L/V0 है, फिर ये 5L/V0 होगा, और ऐसे फिर ऐसे ट्रायंगुलर शेप का ये ग्राफ आगे चलता चला जाएगा। क्या ये ग्राफ सबके सही हैं? कितने लोगों ने सही किए? वेरी गुड। तो इस तरीके से धीरे धीरे ग्राफ के ऊपर अपने को ग्रिप बनानी है। जो भी ग्राफ के क्वेश्चन है उसको करना शुरू करो, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक मार्बल है जिसको हमने किसी हाइट से ड्रॉप कर दिया, किसी हाइट से हमने इसको ड्रॉप कर दिया, और ये ग्राउंड पर टकराने के बाद उछलता है। अगर ये टकराएगा तो ये उछलेगा, रीबाउंड। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इलास्टिक वॉल अगर होता तो सेम स्पीड से रिबाउंड होता, लेकिन अगर इलास्टिक वॉल नहीं है तो ये कुछ कम स्पीड से रिबाउंड करता है। एंड द सरफेस इज नॉन इलास्टिक, मैं यहां पर लिख रहा हूं। सरफेस इज नॉन इलास्टिक, नॉन इलास्टिक। तो जब नॉन इलास्टिक की बात आती है ना, तो क्या होता है कि अगर कोई बॉल v वेलोसिटी से टकरा रहा है तो टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी e टाइम्स v हो जाती है। e क्या है? e एक लेस देन 1 कोई एक नंबर होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन इसका नाम है। बट अगेन ये सब चीजें हम लोग को डिटेल में 3-4 चैप्टर के बाद सेंटर ऑफ मास करके एक टॉपिक आएगा, उसमें डिस्कस करनी है। अभी के लिए बस इतना समझो कि नॉन इलास्टिक वॉल का या सरफेस का मतलब यही होता है कि जिस स्पीड से ये टकराएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी तो जरूर हो जाएगी, लेकिन सेम नहीं रहेगी। स्पीड विल रिड्यूस बाय अ फ्रैक्शन। स्पीड 10 है तो 8 हो जाएगा, और हर बार यही होगा। जैसे मान लो 10 से टकरा रहा है तो e टाइम्स 10, 5 से टकरा रहा है तो e टाइम्स 5, हर बार e मल्टीप्लाई होगा और e लेस देन 1 होता है। मान लो कुछ देर के लिए एक एग्जांपल समझने की, लोग अगर बोल दीजिए 1/2, जिस स्पीड से टकराएगा हमेशा स्पीड उसकी आधी हो जाएगी, ऐसा ये हमको समझना है। दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल। अगर मैं तुमसे पूछूं कि कितने कोलिजन के बाद ये बॉडी रुक जाएगा, अगर मैं e का वैल्यू 1/2 ले लूं, चलो इस क्वेश्चन के लिए मैंने e का वैल्यू ले लिया 1/2, तो ये बॉल को हमने ड्रॉप किया, कितना बार ये जमीन से टकरा के उछलेगा? कौन बता सकता है इसको? बताइए कितना होगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बाद में भी इसको कर सकते हैं और आज भी इसको कर सकते हैं। अगर हमसे पूछ दिया जाए, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर हमसे पूछा जाए कि एक बॉडी को हमने h हाइट से ड्रॉप कर दिया और ये बार बार जमीन से टकरा के उछलेगा, फिर से टकराएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात पूछी जाए, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फॉर इंटायर मोशन, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जाए तो बॉडी जहां पर था इनिशियली और फाइनली, चाहे वो इनफाइनाइट बार टकराए, फाइनली तो रेस्ट में ही आएगा ही, कभी ना कभी तो आएगा ही, और वो नीचे ही आएगा, जमीन पर ही रह जाएगा। तुम भी रियल लाइफ में अगर ऐसा सिचुएशन देखोगे, मान लो एक हार्ड बॉल है, एक सरफेस पर टक नीचे गिरा है, 2 बार 4 बार 10 बार, रियल लाइफ में 10 बार भी बहुत ज्यादा हो गया, 8 बार 5 बार में ही वो धीरे 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 फिर रुक जाएगा। तो इस तरीके से वो रुक गया तो डिस्प्लेसमेंट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। दैट विल बी h और -h डिपेंडिंग ऑन विच डायरेक्शन यू आर टेकिंग एज पॉजिटिव। बट अगर मैं तुमसे ये बोल दूं कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड,
by wall before coming to rest. ये एक इंटरेस्टिंग बात है, ये एक शानदार क्वेश्चन है। और दूसरा, ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है ड्रॉ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ और द मोशन। अब इससे भी एक पैटर्न आएगा, इनफाइनाइट टाइम तक ड्रॉ कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन इसे पैटर्न पकड़ना है, और पैटर्न एक बार हमने रिपीट करने लगे तो समझ में आ जाएगा अगले को कि अच्छा कुछ ऐसा होने वाला है। दोनों क्वेश्चन करना है, किसी से एक भी बनता है तो भी चलेगा, दोनों बन जाता है तो भी अच्छा है, नहीं बना तो वेट करना है। चलिए ट्राई कीजिए। आद्या, यस सर। तुमने इंजीनियरिंग क्यों नहीं की? सर मुझे ये जो डॉक्टरिंग है वो मुझे पसंद है, मतलब एज अ पैशन मुझे पसंद है। ओके, गुड, वेरी गुड। बट तुम्हारा इंस्टिंक्ट है ना, तुम्हारा मल्हार का, ये लोग का जो इंस्टिंक्ट है, मतलब जो नेचर है, आई डोंट नो, इंजीनियरिंग का ज्यादा है। तुम दोनों बच्चे इंजीनियरिंग की तरफ सोचते हो, इंजीनियरिंग के बच्चे जैसे सोचते हैं वैसा। तो नो डाउट जिसको जो इच्छा, जैसा चॉइस वो बने, लेकिन एक होता है कि हमारा दिमाग कैसा सोच रहा है, हमारा दिमाग किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, और वो हमने ऑब्जर्व किया है। दोनों बच्चे इंजीनियरिंग टाइप सोचते हैं, मतलब तुम लोग को अगर इंजीनियरिंग का भी क्वेश्चन दे देंगे ना, थोड़ा बहुत मैथ्स का जरूरत पड़ेगा, तुम लोग कर लोगे। अगर तुम लोग को पॉसिबल हो, वैसा तो ये नॉनसेंस है, फिर भी 12 के एंड में मेंस का एग्जाम फेस करना, जैसे पढ़ रहे वैसे पढ़ रहे हैं, सिर्फ मैथ्स एक अगर ऑप्शनल ले सकते हो तो ले लेना, नहीं तो छोड़ दो। सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेसिस पर एक बार मेंस अटेम्प्ट करना, तुमको समझ में आएगा कि जो हम बोल रहे हैं वो सही है या नहीं। एक बच्चा था 2020 बैच में, वो मैथ भी पढ़ता था और बायो भी पढ़ता था। मैंने उससे कितनी बार पूछा, एक्चुअली वो थोड़ा इंजीनियरिंग टाइप ही बच्चा था, ने बायो लिया तो था बट करता था वो थोड़ा सा इंजीनियरिंग टाइप ही, उसका दिमाग चलता था। बार बार उसे पूछते थे कि तुम फाइनली क्या करना चाहो, बोले नहीं सर हमको मेडिकल ही करना है। ठीक है, और बायो में उसके मार्क्स उतने मतलब इफेक्टिव नहीं आते थे, उतने ज्यादा अच्छे नहीं आते थे जितना कि आने चाहिए थे। और मैथ्स भी वो पढ़ रहा था, एज ऑप्शनल पढ़ रहा था या मेन पढ़ रहा था, मेरे को याद नहीं है, ऑप्शनल ही पढ़ रहा होगा। फाइनल समय उसने नीट भी दिया और मेंस भी दिया। नीट में उसके स्कोर अच्छे नहीं हुए, मेंस में अच्छे हो गए, 95% स्कोर किया। इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, इंजीनियरिंग कर रहा है वो, जो कि पूरा साल रट्टा मार मेरे से कहता था कि हम मेडिकल करेंगे, मेडिकल करेंगे। अभी वो इंजीनियरिंग कॉलेज में है। बहुत लोग का सोचने का जो तरीका होता है ना, इंजीनियर थोड़ा अलग तरीके से सोचते चीजों को, एनालिटिकल, मैथमेटिकल। ओके, मल्हार ने क्वेश्चन को कर लिया। मेरे को टोटल डिस्टेंस बताओगे कितना है?
सर मेरा 2h है। 2h। ओके, लेट्स सी। ग्राफ तो अपन देखेंगे, ग्राफ तो अभी वैसे चेक नहीं कर सकते। लेट्स सी। और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आज हो गया तो और समझ ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन दोबारा आएगा आज से 3-4 चैप्टर के बाद। कोलिजन, सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम, कोलिजन, उसमें ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा। तो थोड़ा बहुत आज समझ आ जाए, थोड़ा बहुत उस दिन समझ आए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसे पूरा पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी का रोल है, इसलिए हम लोग मोशन इन 1D में भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। चलिए किया जाए अब इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो डिस्टेंस का कैलकुलेशन अपने को करना है, उसके बाद ग्राफ भी ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आएगी जिसको हमको हमेशा के लिए याद रखना है। कुछ चीजें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन तक सीमित रहती हैं और कुछ चीजें लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना होता है। तो जब भी इस तरह का कोई चीज आएगा तो मैं हिंट करूंगा कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है, आपको उसको लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना है, नोट्स में उसको तरीके से लिखना है, ताकि ये सिर्फ उस क्वेश्चन के लिए नहीं है, ये चीज बार बार आ सकती है। यहाँ पर मोशन ऑफ ग्रेविटी का यूज करके पहली बार जब कोलिजन हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। यू कैन डायरेक्टली से द फर्स्ट कोलिजन में जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी 2gh। और ये फाइंड द टोटल डिस्टेंस ये दिया हुआ है, हमारा टोटल टाइम ऑफ मोशन ये भी निकाला जा सकता है, लेकिन छोड़ो वो इसके बाद। तो 2gh ये हमारी वेलोसिटी है। आफ्टर फर्स्ट कोलिजन अगर हमसे पूछा जाए, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन या स्ट्राइक, जो भी तुमको लिखना है, वेलोसिटी और स्पीड v1 ये हमारा e टाइम्स अंडर रूट ओवर 2gh ऐसा हो जाएगा। और उसको अगर हमने v नॉट से डिनोट किया है तो ये हो जाएगा e टाइम्स v नॉट। अब जरूरत पड़ा तो e को 1/2 पुट कर देंगे, वो अलग बात है, बट ये होगा स्पीड, यही तो बताया। अब ये इस स्पीड से e टाइम्स v नॉट से ये ऊपर जाएगा, फिर से आके टकराएगा, और ये मोशन में ग्रेविटी में जानते हैं कि जिस स्पीड से ऊपर जाता है उसी स्पीड से वापस टकराता है। तो आफ्टर सेकेंड कोलिजन जो स्पीड हो जाएगी इसकी वो e टाइम्स e v नॉट, मतलब e स्क्वायर v नॉट, क्योंकि जिस स्पीड से टकराएगा उसमें e मल्टीप्लाई हो जाएगा। आफ्टर, अब देखो पैटर्न यहां से समझ में आने लगेगा, थर्ड कोलिजन स्पीड कितना, अगेन e टाइम्स ई स्क्वायर वी नॉट तो उसी समय था, अब ये ई क्यू वी नॉट हो जाएगा। वी नॉट टू √2gh है, ई 1/2 है, जरूरत पड़ा तो यूज कर लेंगे। अब ये सारे स्पीड होते चले गए, और एक बार अगर स्पीड पता चल गई तो बॉडी की मैक्सिमम हाइट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आफ्टर फर्स्ट स्ट्राइक वेलोसिटी v1 है, तो कितनी हाइट तक जाएगा, अगर मैं उसको h1 से डिनोट करूं, h1, तो h1 हमारा हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2g, यहाँ पर e v नॉट स्क्वायर अपॉन 2g, दैट इज इक्वल टू e स्क्वायर v नॉट स्क्वायर अपॉन 2g। दूसरी बार कोलिजन के बाद कितनी हाइट तक गया, तो ये हो जाएगा e स्क्वायर v नॉट का होल स्क्वायर अपॉन 2g, हो जाएगा e टू द पावर 4 v नॉट स्क्वायर अपॉन 2g। तो सिमिलर पैटर्न समझते जाओ, सारा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। e टू द पावर 6 v नॉट स्क्वायर अपॉन 2g, इस तरीके से ये हाइट आती चलेगी। और अगर मैं v नॉट के वैल्यू अभी भी सब्स्टिट्यूट कर दूं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा क्लियर पिक्चर मिल जाएगा, तो v नॉट स्क्वायर हमारा हो जाएगा 2gh, v नॉट हमारा अंडर रूट ओवर 2gh था, तो v नॉट स्क्वायर 2gh हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e स्क्वायर h, ये हो जाएगा e टू द पावर 4 h, ये हो जाएगा e टू द पावर 6 h, एंड सो ऑन।
यहां तक के पॉइंट में कोई भी अगर दिक्कत है तो बताओ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है हुआ? कहीं पर कोई ऐसा है कि सर कैसे हो गया, क्यों क्यों हो गया? सिंपल बातें। ओके, नाउ अब हमको टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो याद, पहले तो टोटल डिस्टेंस में जब वो h हाइट से गिरा है, पहला डिस्टेंस h होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसके बाद ऊपर जाना और नीचे आना, ये दोनों लेने पड़ेंगे। सिर्फ ऊपर नहीं गया, सिर्फ h1 नहीं गया, 2h1 सेकेंड कोलिजन और फर्स्ट कोलिजन के बीच में अगर डिस्टेंस कवर्ड की बात आएगी वो तो 2h1 होगा। h1 जाना और h1 आना। फिर सेकेंड और थर्ड कोलिजन के बीच का डिस्टेंस 2 टाइम्स h2, ऊपर जाना नीचे आना। तो टोटल डिस्टेंस मेरा पहला जो क्वेश्चन था, मैं अब उस पर आता हूं। टोटल डिस्टेंस ये हो जाएगा h, पहला तो डिस्टेंस h है ही, इसके बाद हो जाएगा 2h1 प्लस 2h2 प्लस 2h3 एंड सो ऑन, और इनफाइनाइट तक जाएगा, याद रखना। अब h1 का वैल्यू हमने e स्क्वायर h निकाल दिया है, तो h प्लस 2 टाइम्स e स्क्वायर h प्लस 2 टाइम्स e टू द पावर 4h प्लस 2 टाइम्स e टू द पावर 6h एंड सो ऑन। चाहो तो h को कॉमन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस 2 टाइम्स e स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स e टू द पावर 4 प्लस सो ऑन। ये सब इनफाइनाइट, सब इनफाइनाइट। अब h इसको अलग ही रहने दो, 1 प्लस, अब ये जो बाकी में देखोगे 2 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 2 स्क्वायर कॉमन, ये 1 प्लस e स्क्वायर प्लस e क्यूब प्लस e टू द पावर 4, सॉरी e टू द पावर 4 e टू द पावर 6 ऐसे आएगा, गलत लिख रहे हैं, रुक जाओ। 2 स्क्वायर कॉमन लिए तो पहले e स्क्वायर है, अब देखो यहाँ पर 6 है, अगर चाहो कंफ्यूजन हो रहा है तो एक टर्म और बढ़ा दो, 2 e टू द पावर 6 प्लस, तो 2 e टू द पावर e स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पर तो 1 बच गया, यहाँ पर e स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर e 4 बचेगा, फिर e टू द पावर 6 एंड सो ऑन। ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। अब अगर देखो इस टर्म को, ये जो टर्म है 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई टू द पावर 4, क्या है ये, किस तरह का सीरीज है? व्हाट काइंड ऑफ सीरीज इज दिस? इसको बोलते हैं जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। एपी, जीपी, ये सब आप लोगों को पढ़ना है, 10th में पढ़ना था। जैसे पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म हो जाएगा 2, तीसरा हो जाएगा 4, उसके बाद हो जाएगा 8। तो यहाँ पर कॉमन रेशियो की बात आती है, कॉमन रेशियो CR। कॉमन रेशियो अगर निकालना हो तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर देते हैं, और सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म, कोई भी 2/1 करोगे तब भी, 4/2 करोगे तब भी, 8/4 करोगे तब भी, ये आ जाएगा कॉमन रेशियो 2। उसी तरह से यहां पर कॉमन रेशियो है ई स्क्वायर, ई स्क्वायर मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है, और फर्स्ट टर्म है 1, और ये एक इनफाइनाइट जीपी है। तो एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, और वो इनफाइनाइट जीपी देखने में कैसा दिखेगा, तो a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट जीपी कुछ ऐसा दिखेगा, और ये इनफाइनाइट है। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो r, और कंडीशन ये है कि r मस्ट बी लेस देन 1।
कॉमन रेशियो 1 से छोटा होना चाहिए, 1 रेश से बड़ा हो गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर उसका आंसर नहीं निकलेगा। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो बहुत जगह फिजिक्स में काम आने वाला है। इसका मैं जितना भी बात करूं कम है, इसको याद रखना है। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, यहाँ भी वही लगेगा, 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई टू द पावर 4, यहाँ भी यही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हम देख सकते हैं फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच का जो गैप है और जो रेशियो है वो ई स्क्वायर है, और ई लेस देन 1 है तो ई स्क्वायर भी लेस देन 1 होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पूरे को हम एक इनफाइनाइट जीपी की तरह देख सकते हैं। और अगर हम देखना शुरू किए तो क्या होगा इसके बाद, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से, h 1 प्लस 2 टाइम्स ई स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर, फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया। अब इसके बाद थोड़ा सा और प्रोसीड करोगे तो h 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइड प्लस ई स्क्वायर, अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 1 प्लस ई स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर 1 minus e square, and the final answer is h 1 minus, rather 1 plus e square 1 minus e square, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। सर आपने अब e की वैल्यू 1/2 दी थी ना? हाँ, तो अब हम लोग को e का वैल्यू चूंकि हमने दिया है, तो फाइनल जो डिस्टेंस होगा और टोटल डिस्टेंस, रादर मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं, टोटल डिस्टेंस ये हो जाएगा h 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1 प्लस 1/4 1 माइनस 1/4, ये 5/4 ये 3/4, 5h अपॉन 3, सो फाइनल आंसर। अब ये क्वेश्चन इतना बड़ा क्यों हो गया सर, इतना तो हम लोग कैसे करेंगे? बात ये है कि इसमें हमको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत पड़ गई, इसलिए क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है। हमको जैसे ही पैटर्न आया तो हमको अगर ये फॉर्मूला याद होता तो हमको जीपी नहीं सीखना पड़ता। अब पहली बार आ रहा है इसलिए जीपी भी सीखने साथ में सीखना हो रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा है, एक बार अगर तुम आज कर लेते हो तो ये दोबारा पूछा जाएगा तो इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। बहुत सारी बातें होती है, कोलिजन से रिलेटेड, रिबाउंड से रिलेटेड, मोशन में ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट, ट्वाइस एच क्यों हुआ सर, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमको समझने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये डिस्टेंस वाला कैलकुलेशन करो और उसके बाद देखो कि कहीं भी कंफ्यूजन है तो उसको डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम लोग ग्राफ बनाएंगे। हाँ बताइए क्या बात है? कोई डाउट है साची? नो सर। ये जो पूरा कैलकुलेशन किया है इसको इत्मीनान से देखना, जो फॉर्मूला आपको बोला है याद करने उसको तो याद करना ही है, लेकिन रियलाइज करके याद करना है। पता है कि फॉर्मूला याद भी किया और जरूरत पड़ रहा है तो समझ ही नहीं आ रहा है कि इसको कहाँ यूज करना है, किस चीज का फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला सिर्फ याद करने से नहीं होता। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे नीट का और बुक, मार्केट में तो हर तरह का बुक अवेलेबल है, वो क्या फॉर्मूला बैंक, फिजिक्स इन वन शॉट, ऐसे करके कितनी सारी बुक्स हैं, वो क्या उसमें सारे फॉर्मूले दिए, सिर्फ फॉर्मूला, बच्चा वही फॉर्मूला याद करने लगता है। ये फॉर्मूला याद करना भी उन्हीं के लिए फायदेमंद है जो उन्होंने चीजों को अच्छे से समझा है।
क्योंकि वो फॉर्मूला जब उसको याद करना होगा तो याद तो कर लेगा, लेकिन क्वेश्चन में पता ही नहीं चलेगा कि ये कब कहाँ यूज करना है। और जिसने उसको सॉल्व किया है, करा है, उसको एग्जैक्टली पता है कि कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज होता है। मोस्टली गेम फॉर्मूला याद करने का नहीं है, रट्टा मार के तो कोई भी याद कर सकता है, लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ कहाँ कैसे कैसे इंप्लीमेंट करना है क्वेश्चन में, इसी का सबसे ज्यादा गेम है। अब लास्ट पार्ट इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, इसको भी ध्यान से देखना है, बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ होने वाला है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। देखो, सबसे पहले तो याद रखना कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है। ये सब चीजें अब हमारे दिमाग में आनी चाहिए। मतलब मैं लिख रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि ये तभी मेरे को दिमाग में आएगा। जैसे ही किसी ग्राफ का बात हुआ तो स्लोप तुरंत दिमाग में आना होना, क्योंकि ये सब चीजें हमको डिसाइड करने में हेल्प करती है कि ग्राफ कैसा होगा। तुम अगर नहीं सोचोगे कि स्लोप कैसा होगा, एरिया कैसा होगा, ये सब सोचोगे ही नहीं, तो फिर ग्राफ में तुमको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। जैसे किसी ग्राफ का बात हुआ, स्लोप के बारे में सोचना है तुरंत। क्वेश्चन में कह रहा है नहीं कह रहा है, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, हमारा तरीका ही वही है। हम स्लोप को तुरंत अपने को रिकॉल कर लेंगे कि इसका स्लोप कुछ बताता है क्या, वो चेंज हो रहा है क्या, वो कांस्टेंट है क्या। ऐसा स्लोप हमारा एक्सेलरेशन बताता है। और इस पूरे मोशन के दौरान तुम मेरे को बताओ, क्या एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है या कांस्टेंट है? ये बॉडी बार बार टकराया, ऊपर गया, नीचे गया, जो भी हुआ, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? ये पूरे मोशन के दौरान एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बॉडी जब नीचे आ रहा था तब भी जी नीचे ही था, टकरा के ऊपर जा रहा था तब भी जी नीचे ही था, टकरा के वापस आया तब भी जी नीचे ही था। यानी कि इंटायर मोशन के दौरान एक्सेलरेशन चेंज नहीं हुआ। तो स्लोप को सेम रखना हमारी मजबूरी है, को वेरिएबल नहीं है। यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, और उसका स्लोप भी चेंज नहीं होना चाहिए, ये हमको इंश्योर करना है। ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन बना दिया और अलग अलग स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, हमको सेम स्ट्रेट लाइन के बारे में सोचना है। अब देखो, ये ग्राफ बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ है, क्योंकि वेलोसिटी और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, इसलिए हमको ऊपर और नीचे दोनों ड्रॉ करने पड़ेंगे। ये हमारा वेलोसिटी है और ये हमारा टाइम है। दूसरी बात कि हमारा ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होना, तो ड्रॉप कर रहे हैं हम लोग, किसी हाइट से किसी बॉडी को ड्रॉप किया गया है, तो ड्रॉप करने में भी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और अब हम लोग को साइन कन्वेंशन के बारे में सोच के ग्राफ ड्रॉ करना है, तो कोई बच्चा सोच सकता है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में सारे कुछ हो रहा है तो डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेना है, लेकिन जनरल कन्वेंशन ये है कि डाउनवर्ड को नेगेटिव लेना है, अपवर्ड को पॉजिटिव लेना है। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला हुआ तो यही कन्वेंशन हमारे लिए वर्क करने वाला है। तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, और स्लोप कांस्टेंट है, इसलिए स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन वो स्ट्रेट लाइन कैसा, ऊपर नीचे, तो हमको ये ग्राफ ऐसे ड्रॉ करना होगा, नीचे की तरफ। क्यों ऐसा ड्रॉ हुआ? डाउनवर्ड डायरेक्शन में निगेटिव है, और इनिशियली वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही हो रहा है। टकराएगा जब बॉडी तो निगेटिव वेलोसिटी थी, तो ग्राफ ऊपर कैसे जाएगा? दूसरी बात, ये यहां पर टक्कर हो रही है, ग्राउंड से टकरा रहा है, और वेलोसिटी है v नॉट, जिसको रादर माइनस v नॉट, और इसके वैल्यू हमने √2gh लिया था। लेकिन टकराने के बाद क्या हो रहा है? वेलोसिटी तुरंत डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और तुरंत डायरेक्शन जो चेंज कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी वापस से प्लस v नॉट नहीं हो रही, e टाइम्स v नॉट हो रही है, तो ग्राफ यहां जंप करेगा। और याद रखना, स्लोप चेंज नहीं होना चाहिए। ये हो गया e टाइम्स v नॉट, और ग्राफ अब यहां से फर्दर आगे जाएगा। कहां तक? -e टाइम्स v नॉट तक। फिर से टक्कर होगी, फिर से जंप। ये डॉटेड लाइन जो है
वो हमारे ग्राफ के पार्ट नहीं है, ये सिर्फ बताया गया कि ऐसे यहाँ से यहाँ ये लाइन जा रही है। बाकी जो डार्क लाइन्स हमने बनाई है, ये 3 ऐसे ऐसे ऐसे, ये हमारे ग्राफ के पार्ट है। अगर तुम चाहोगे तो मैं टाइम भी लिख सकता हूँ कि ये टाइम कितना है, ये टाइम कितना है, ये टाइम कितना है, एवरीथिंग कैन बी कैलकुलेटेड। पहला कोलिजन कितने देर के बाद होगा, 2h/g अंडर रूट ओवर। इसके बाद का कोलिजन कितने टाइम के बाद होगा, तो 2u/g इसमें ऐड करना पड़ेगा। ये जो भी है इसमें 2u/g, और u क्या है हमने निकाला हुआ है, v2 v1/g, उसके बाद 2v2/g। इस तरह से ये टाइम हम लिख सकते हैं। ये टॉप मोस्ट पॉइंट का जाने का है, सॉरी ये यहाँ पर यहाँ तक ये टॉप मोस्ट पॉइंट जाने का है, u v1/g टाइम ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर 2v1/g ऐड करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये सारे भी जो लाइंस है, ये लाइन ये सब पैरेलल है, ये सब पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि स्लोप सेम रखना है, पूरे टाइम एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए स्लोप को निगेटिव भी रखना है और कांस्टेंट भी रखना है, इसलिए सारे ग्राफ ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। किसी ने ये ग्राफ ड्रॉ किया था, ओके। तो इस ग्राफ को और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, मोशन में ग्रेविटी में बहुत सारे सुंदर सुंदर क्वेश्चन है, और जब तुम ड्रॉ करोगे, जब सारे प्रिकॉशंस लोगे, तो तुमको खुद ही मजा आ जाएगा कितना बढ़िया हमारा ग्राफ है। मैं एक लास्ट ग्राफ एज अ होमवर्क देता हूं। अगर इस ग्राफ में, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में किसी को डाउट है तो पहले वो डाउट अपना पूछ ले, नहीं तो एक लास्ट क्वेश्चन हम देके और इस क्लास को ओवर करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि कल अनफॉर्चुनेटली मेरा आना नहीं हो पाएगा, इसलिए कल की टेस्ट मोशन इन स्ट्रेट लाइन पर ऑनलाइन ही होगी। पेपर पहले दिया जाएगा, पासवर्ड बाद में दिया जाएगा। जब पासवर्ड दिया जाएगा, टेस्ट उसी समय से शुरू करना है, क्योंकि कल तुम लोग का कोई आकाश का शेड्यूल नहीं है और मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे एक साथ दें। तो वैसे भी नीट का एग्जाम 2 बजे से होता है, तो थोड़े यूनिफॉर्मिटी करने के लिए मैंने 2 से और 2:30 से 4 1.5 घंटे का पेपर है, तो 2:30 से 4 हमने सोचा है पेपर देने के लिए। 2:30 से 4 पेपर दो। और हाँ बताओ। सर एक्चुअली मेरी मम्मी अभी यहाँ अमरावती में नहीं है और वेंसडे को पापा का ऑफिस रहता है, तो मैं पापा को बोलूँगी कि ट्राई करे उस टाइम के लिए घर पे रहने के लिए, ताकि मैं आंसर शीट आपको व्हाट्सएप पे भेज सकूँ। लेकिन सर थोड़ा बहुत अगर लेट हुआ तो प्लीज़ नहीं वो मतलब इशू, एक्सेप्ट कर वो क्या लीजिए। है, देखो जिसका कोई ऐसा इशू है, मान लो किसी का व्हाट्सएप अकाउंट नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो पेरेंट्स के अकाउंट से ही भेजेंगे, तो वो एक ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जिनके पास सेलफोन है, जिनके खुद के अकाउंट हैं व्हाट्सएप पर, तो वो लोग बिना देरी किए भेज दें, मेरे को यही पॉइंट है। बाकी अब कोई ऐसा कंडीशन आ गया कि भाई हमारे पास व्हाट्सएप अकाउंट नहीं है, हम पेपर नहीं दे पा रहे, तो कोई, ये टोटली अपना मतलब ऑनेस्टी का बात है। सारे बच्चे, मान लो मैं कितना भी कुछ कर लूं, अगर बच्चा अगर कहे कुछ भी इस तरह का इलीगल प्रैक्टिस करना चाहेगा तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा इस तरह से कोई भी मार्क्स लाने का काम करे। तुम पूरी ईमानदारी से एग्जाम दोगे तो मार्क्स भी पूरी ईमानदारी से आएंगे, भगवान भी तुम्हारे साथ ईमानदारी बरतेगा। और तुम जहां भी चीट करने की कोशिश करोगे, फिर भगवान चीटिंग को कराएंगे, तो फिर क्या होगा ये सबको पता है। इसलिए कोई भी बच्चा कभी भी इलीगल तरीके नहीं अपनाएगा मार्क्स लाने के लिए। चाहे कम आ रहे हो, ज्यादा आ रहे हो, अलग बात है। मेहनत बढ़ा दो, अपना काम बढ़ा दो, अपना एफर्ट बढ़ा दो, ज्यादा डाउट्स पूछो, ज्यादा क्वेश्चन करो, ये सब तरीके सही है। लेकिन गलत तरीके मैंने पिछले 2-3 साल में बहुत सारे बच्चों को देखा है, जो सिर्फ अपना रुतबा लोगों के बीच कायम रखने के लिए इलीगल तरीके से मार्क्स लाते हैं, ताकि बच्चे उनको लगे कि अरे यार ये तो बहुत पढ़ने वाला बच्चा है। सिलेक्शन तक पर बात आ गई, सिलेक्ट तक नहीं हुआ, जबकि वो ठीक ठाक थोड़ा बहुत अपने ही काबिलियत के अनुसार पढ़ाई करता, तो क्या पता सेलेक्ट हो जाता कम से कम, चलो ठीक है रैंक नहीं आता, लेकिन वो सेलेक्ट तक नहीं हुआ। तो ऐसे बच्चे हैं, और मैं ये सब चीजें बार बार रिपीट नहीं करना चाहता। आप लोग
अच्छे बच्चे हो, कोई भी इलीगल प्रैक्टिस नहीं करनी है, कभी नहीं करनी, चाहे कोई सामने हो ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ से बोल रहे हैं कि टेस्ट देना है, अब टेस्ट बच्चा कैसे दे रहा है ये किसी पर कोई देख नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी यू कैन मेंटेन योर डिग्निटी कि भाई नहीं, हमको टेस्ट दे रहे हैं, हमको टेस्ट की तरह देना है। ये मार्क्स का क्या मतलब है? नीट एग्जाम तो है नहीं कि भाई 2-4 नंबर ज्यादा आ गया तो कोई बड़ी बात हो जानी है, कुछ नहीं होगा। इट इज अ सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, उसमें हम क्यों कुछ इस तरह की बात करेंगे? और एग्जाम AITS वगैरह भी, ये मार्क्स का क्या मतलब है? कुछ नहीं, ये कोई भी मार्क्स तुम्हारे कैरियर में कभी ऐड नहीं होने वाला। बोर्ड के एग्जाम कैरियर में कुछ मैटर करते हैं। आकाश के 11th का तीसरा AITS, दूसरा प्रैक्टिस टेस्ट क्या मैटर करता है? आज से 1 साल के बाद तुमको याद तक नहीं होगा कि ये टेस्ट में क्या स्कोर आया था मेरा। 7th क्लास के हाफ ईयरली का स्कोर कितने बच्चों को याद है? किसी को नहीं। तो पॉइंट ये है कि हमारे लिए जो टेस्ट सीरियसली मैटर करते हैं, अगर उसमें हम थोड़ा बहुत कुछ करते भी हैं, वैसे तो उसमें भी नहीं करना है, लेकिन करते भी हैं तो इट्स ओके भाई, कैरियर का सवाल है। हमने खुद अपने क्लास के बच्चों को बोर्ड के एग्जाम में, बोलना नहीं चाहिए, चीट करवाया। अपनी कॉपी दे दी थी हमने बोर्ड के एग्जाम में, दूसरे बच्चों को बोल रहे थे वो पास नहीं होंगे अगर नहीं कॉपी लेंगे। तो मैथ के एग्जाम में एक स्टूडेंट थी, वो एकदम रोने लगी कि भाई मेरे को अगर मैं कॉपी नहीं दोगे तो हम फेल कर जाएंगे। तो हमने अपनी पूरी कॉपी, 32 पेज की कॉपी होती है, तुरंत उसको पहले भरा और उसको दिया। तो डिग्री एग्जाम में मेरे को भी समझ आता है भाई, कैरियर का सवाल है, ऐसा कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो, लेकिन ये सब छोटे मोटे एग्जाम में इसमें क्या करोगे और क्या फायदा होगा? कुछ नहीं। तुमको खुद भी गिल्ट फील होगा कि जबरदस्ती हम ऐसा मार्क्स लेके आ गए। इसलिए छोटे एग्जाम में और इस तरह के एग्जाम में कभी कुछ करने की जरूरत नहीं। एकदम ईमानदारी से एग्जाम दीजिए, जो आएगा वही आएगा, वही मेरा एक्चुअल स्कोर है। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट बोलते हैं इसको। कोई भी और कितने देर की बात भेजते हो, इसका कोई बात ही नहीं है। बस अगर भेज दोगे उस टाइम पर जिस लोग अवेलेबल है, तो ये माना जाएगा कि मतलब तुमने उसी टाइम पर अटेम्प्ट कर लिया, सारे लोग पेपर दे लिए, बस ये इंश्योरिटी और कुछ नहीं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देना था, वो जल्दी से ले लो। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में कोई ज्यादा दम है नहीं। बॉडी है, इसको ऊपर थ्रो किया गया, ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। इसका यू वेलोसिटी से थ्रो किया गया है। इसका 2 ग्राफ ड्रॉ करना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, VT ग्राफ, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ, जो भी बोलो, XT ग्राफ। बस ये 2 ड्रॉ कर दो, यही है। बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी u फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट इज अगेन गोइंग टू हिट द ग्राउंड लाइक आफ्टर सम टाइम। इसके लिए अपने को VT और XT ग्राफ ड्रॉ करना है। जिनका ये ग्राफ हो जाए, या फिर अगर नहीं हो तो हम लोग आज रात तक भी ग्रुप में इसको डिस्कस कर लेंगे टेलीग्राम पर। जिन बच्चे अभी तक टेलीग्राम पर डिस्कशन ग्रुप में एडेड नहीं है, वो लोग तुरंत अपना एक टेलीग्राम अकाउंट बना लें, ताकि डिस्कशन में उनका पार्टिसिपेशन हो। थैंक यू।